अलग अलग स्टोरी है। गौरव भाई, इफ्रा जान, आप कुछ जवाब देना चाह रही थी गौरव जी, साहब। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि आप 3 लोग आ जाइए फिर ही आप मिल सकते हैं। हमने कहा कि अगर आप, स्मृति ईरानी जी ने जब निर्भया रेप केस हुआ था उन्होंने मार्च किया था, अन्ना हजारे जी ने मार्च किए, अगर शाहीन बाग की ये बूढ़ी दादियां भी मार्च करना चाहती हैं, प्रदर्शन पीसफुल अहिंसक तरीके पे प्रदर्शन करना चाहती है, तो क्या परेशानी है? ये हम समझते हैं कि गृह मंत्री से पूरा प्रदर्शन नहीं मिल सकता है। आप गेट तक प्रदर्शन करेंगे, अंदर 2-3 लोग घुस जाते, आपको उससे क्या तकलीफ है, हम समझ नहीं पाए। दूसरी बात, ये हमको ऐसा दिखा रहे हैं कि हम लोगों को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले शरणार्थियों से तकलीफ है। बिल्कुल नहीं। जो भी किसी भी मुल्क से आता है, जो वहां पे पीड़ित है, मैं एज एन इंडियन उनको यहां पे वेलकम करती हूं। हमारा शरणार्थियों से कोई भी लड़ाई नहीं है। हमारा सवाल बस ये है कि क्या इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अभी तक आने तक क्या हमारे देश ने किसी को नागरिकता नहीं दी? ऑफ कोर्स दी, हम लोग नागरिकता देखते रहे। इनफैक्ट अगर आप हमारा प्रोविजन पढ़ेंगे, सीएए में प्रोविजन है कि सरकार किसी को भी नागरिकता दे सकती है, सारे प्रोविजंस नेचुरलाइजेशन में कैंसिल करके, अगर वो चाहे तो। हमारा बस सवाल है कि आपको सीएए यानी संविधान को अमेंड करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? आप उनको नागरिकता दे देते, आपको संविधान को अमेंड करे बगैर भी आप उनको नागरिकता दे सकते थे, जैसे हम अभी तक सबको नागरिकता देते आए हैं। और तीसरी बात, सीएए से भी हमारा इतना विरोध नहीं है जितना हमारा विरोध बार बार अमित शाह जी ने खुद कहा है और फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे कहा है कि आप लोग क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीएए आएगा फिर एनआरसी आएगा। बार बार जो ये देखिए, अगर एनआरसी आ गया, एनआरसी से क्या तकलीफ है? एनआरसी सिर्फ एक मुस्लिम इशू नहीं है, इसको एक मुस्लिम इशू मत बनाइए। ये गरीबों का इशू है, एक रिक्शा वाले का, एक रेडी वाले का, एक सब्जी वाले का इशू है। वो कहां से अपने डॉक्यूमेंट्स लाएगा? जो एंटी सीए प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सीए कानून के, जो ये एक्ट कानून है, इसके खिलाफ कर रहे हैं या एनआरसी के खौफ में सीए की मुखालफत हो रही है? देखिए, एक तरीके से क्योंकि ये संविधान बचाने का प्रोटेस्ट है और लोग कह रहे हैं कि हमको संविधान बचाना है, और सीए जो है अगर देखा जाए तो असंवैधानिक है, आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, तो उस हिसाब से सीए का प्रोटेस्ट है। लेकिन एनआरसी पे जो अमित शाह जी ने बार बार टिप्पणियां दी, उसकी वजह से भी ये प्रोटेस्ट बरकरार है, और उसकी वजह से भी इतनी बूढ़ी दादियां इस ठंड में, ठिठुरती हुई ठंड में सड़कों पे रह रही है कि हमारे फ्यूचर का क्या होगा। अमित शाह जी जो बार बार हमारी कम्युनिटी पे टिप्पणी मारते हैं, क्या वो सच में फ्यूचर में लागू होगी? और अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ? आप बात करते हैं कि वहां पे एक बच्चा मरा, भाई डिटेंशन सेंटर में भी तो 2 महीने का छोटा बच्चा नजरुल इस्लाम मरा, जिसकी मां लेटर पता चला कि उसकी मां जो थी वो हिंदुस्तानी थी। तो ऐसे कितने डिटेंशन सेंटर बनेंगे जब एनआरसी आएगी? और अगर एनआरसी आई, हिंदू भी उसमें निकलेंगे। आपको पता है असम के एनआरसी में 19 लाख लोगों को निकाला गया नागरिकता से, उसमें 14 लाख हिंदू थे। तो आप देश में बवाल मचाने वाले हैं, डिमोनेटाइजेशन का इन 2000 करने वाले हैं। अपने मौजू पर वापस आते हैं। जामिया तशद्दुद पे जो वीडियोस जारी हुए, हम उस पर बात कर रहे हैं। शहनवाज भारती साहब, बीजेपी ये इल्जाम लगा रही है उन वीडियोस को देखकर, जीवीएल नरसिम्हा और नलिन कोहली, इन लोगों ने बयान दिए कल वीडियोस के बाद, कि क्या लाइब्रेरी में पढ़ने वाला तालिब इल्म, पढ़ने वाले तलबा अपने हाथों में पत्थर लेके बैठते हैं? कंप्यूटर से पढ़ाई होती थी, पत्थर से कौन सी पढ़ाई हो रही है? मुंह में रुमाल बांध के बैठते हैं क्या? सर, इसीलिए हम लोग एक पक्ष में है कि पढ़े लिखे को पॉलिटिक्स करना चाहिए, और मेरी संवेदना अमित शाह जी से लेकर मोदी जी के साथ भी है, क्योंकि उनका जो भी भाषण लिखता है वो झूठ लिखता है। पार्लियामेंट से झूठ लेके अब तक आप देखिए, पार्लियामेंट में, थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊंगा, सीए की बात चल गई, थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि पार्लियामेंट में अमित शाह जो कागज पढ़ के बोल रहे थे कि आबादी घटने वाली बात हो, या गांधी जी को कोट किया मंच से, गांधी जी ने जब ये कहा था कि हिंदू, सिख और राष्ट्रवादी मुसलमान जब भी चाहे भारत आ जाए, उसका एक परिप्रेक्ष्य था, 47 में कहा था, और 5 लाख लोग उनका भाषण के बाद दिल्ली में आए हैं, और 30 लाख लोग बांग्लादेश से आए हैं। जब दिल्ली की आबादी 9 लाख थी तो 5 लाख लोग वहां से आए, और 3,29,000 लोग यहाँ से गए। वहां आसाम के साइड में जब आए थे तो 30 लाख लोग आए और 12 लाख लोग गए। इसीलिए आबादी बांग्लादेश की तेजी से घटी 2 बार। 8.5 लाख लोग जो है वो 71 के दौरान आए। लाखों लोग प्लेग और हैजा से मरे हैं उस दौरान। अब जहां तक बात आप कर रहे थे इनकी, वो जो अल्ट न्यूज है और जो अभी मोहतरमा कह रही थी हमारी, हाँ, उन्होंने उस पर साबित कर और दिखाया है बाकायदा कि एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में वैलेट है। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर फिर भी
मैं बोल रहा हूँ फिर नहीं, भी मुंह पर रुमाल बांधे हुए हैं ना। वहाँ बस सर tear वहाँ gas shell सफोकेशन चल रहे सर थे, तो पुलिस भी वहाँ तो पे बांधे हुए बहुत हैं, तो गोली क्या लगा बोलिएगा? था। पुलिस भी तो बांधे उस हुए पर भी तो हैं। सवाल उठ रहा है, पुलिस पर भी सवाल उठ रहा मैं है। ये कह रहा हूँ वो Tear gas पुलिस उन्होंने के मुंह clear छिपाने किया पर, वहाँ पे शहनवाज tear भाई, gas- पुलिस के मुंह छिपाने पर भी सवाल उठ रहा है। पुलिस की के ग्रुप में जो सादी वर्दी में, सादे कपड़ों में जो लोग मुंह ढाके हुए तलबा को मार रहे हैं, उस सर, पर भी सवाल उठ रहा अगर है। आपको एनआरसी देखना है ना तो जामिया का मॉडल देख लीजिए, एक मॉडल लीजिए इसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत। अगर दो मान लेते हैं हम फौरी तौर पे कि दो चोर अगर कहीं घुस जाए तो पूरा देश को लाइन में लग के साबित कीजिएगा, साबित करो चोर नहीं हो। हम बोल रहे हैं कि मान लेते हैं फौरी तौर पे, कुछ बोल रहे हैं महान है, हालांकि उनको पढ़ने लिखने की थोड़ा जरूरत है, कि मान लीजिए एक दो लड़का अगर घुसा भी था तो पुलिस को रोकनी चाहिए थी, पुलिस वहां पे थी, तो क्या सबको पीटेंगे आप? महिलाओं को पुलिस मतलब मेल पुलिस पीटेगा? ये इजाजत हमारी पुलिस जो यहाँ पे पुलिस स्टेट है हमारा, कि लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है। जो न्याय संगत होगा और जो तर्क संगत होगा, वो ऐसा नहीं कि आज ही सरकार आई है और आज के बाद सरकार नहीं आएगी। पुलिस को इस तरह से अधिकार दे देना और इस तरह से एमपी लेवल के लोगों को बिना सोचे समझे ट्वीट कर देना और बोल देना, मैं बोलता हूं कि हम लोग को नौकरी दे दीजिए सर, पीएचडी कर रहे हैं, कम से कम अगर आपका भाषण लिखेंगे तो उसमें रेफरेंस नोट और फुट नोट के साथ लिखेंगे, आपको बेइज्जत नहीं होना पड़ेगा। इस तरह का झूठ पार्लियामेंट में कोई बोलता है क्या? मैं आपका टाइम दीजिएगा और कोई भी नेता, जो पूर्व आईएएस अफसर है, क्या नाम है उनका, नहीं गोपीनाथन नाम है शायद, उन्होंने बाकायदा टाइम मांगा था गृह मंत्री जी से कि आप हमको टाइम दीजिए, हम इस पर डिबेट करना चाहते हैं। मैं भी बोल रहा हूं कि पूरे देश में भाजपा के जो भी लोग तर्क संगत, देखिए हमको आंख और सर नहीं फोड़िएगा, तब तर्क संगत को डिबेट अगर कहीं करना चाह रहे हैं सीए पे, मैं बोल रहा हूं सीए ही गलत है, जिसके वजह से देखिए 31,000 ऑन रिकॉर्ड रिफ्यूजी पूरे देश में है, जिसमें से 30,000 को लॉन्ग टर्म वीजा ऑलरेडी दिया जा चुका है, 11 साल में ऑलरेडी सिटीजन बन जाते। तो सीए सिर्फ एक चीज जोड़ता है उसमें कि वोटिंग का अधिकार उनको दे देगा। वोटिंग के अधिकार के बाद जो जीवन का अधिकार है और समानता का अधिकार है, वो देश के नागरिक को नहीं है, वो देश में रहने वाले सबके लिए है। और उसके तहत वो लोग पैन कार्ड और क्या नाम है, बैंक अकाउंट, इवन की जमीन भी खरीद सकते हैं, सिर्फ वोट नहीं दे सकते हैं। तो क्या वोट के लिए इस तरह से इतना करोड़ों अरबों रुपए का खर्च करना और इतने लोगों की जान, 60 लोग खाली आसाम में मारे गए हैं, 1600 करोड़ जो है ना वो सरकार का खर्च हुआ है, जिसमें घोटाले की भी बात आ रही है, 7800 करोड़ जो है वो जनता का खर्च हुआ है, उसमें भी आने जाने का आप छोड़ दीजिए। और कागज, हमारा वोटर लिस्ट 4 बार, मैं एविडेंस दे दूंगा, 4 बार हमने अप्लाई किया, 4 बार में मेरा नाम गलत है। तो क्या जितने लोग ये बनवा रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए क्या? हमारा कार्ड जब हम नाम सही दे रहे हैं, सही प्रूफ दे रहे हैं, तो मेरा वोटर कार्ड का नाम गलत कैसे हो रहा है? मेल को फीमेल कर रहा है, शाहनवाज सैयद मोहम्मद शाहनवाज लिख नहीं पा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एनआरसी लाएंगे। तो पहले देश को थोड़ा पढ़ने लिखने वाला बनाइए और अपना जो उनका पीए वगैरह है वो थोड़ा पढ़ने लिखने वाले को रखिए, आइडियोलॉजी देख के मत रखिए, वरना हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर जब झूठ का इल्जाम लगता है ना तो वाकई में बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है कि ऐसा इल्जाम उन पर क्यों लग रहा है। शादाब चौहान साहब, पीस पार्टी के आप तर्जुमान हैं, आप बता रहे हैं कि 2 दिसंबर से आपकी पार्टी एंटी सीए प्रोटेस्ट कर रही है। यूपी में जो एहतजाज हुए हैं, जो मुजाहरे हुए हैं, उसमें पीएफआई पर इल्ज़ाम लगा है। तो आपको लगता है कि ये जो पूरे मुजाहरे हो रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में भी आज चार्जशीट में पीएफआई का जिक्र किया गया है, तो आपको लगता है कि पीएफआई फंडेड ये मुजाहरे हैं, ये प्रोटेस्ट हैं? नहीं, ये तो सरकार को तय करना चाहिए कि उसका स्टैंड क्या है, कौन सी तंजीम क्या। लेकिन हम जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि इन मुजाहरों की, जितने भी मुजाहरे हुए हैं, हम जिम्मेदारी लेते हैं। इसलिए लेते हैं कि जो मुजाहरे हो रहे हैं, जब ये सीएबी था, जब कानून नहीं बना था, हम तब से इस मूवमेंट को चला रहे हैं और मकसद ये है कि इस कानून के खिलाफ हमें। रही बात उत्तर प्रदेश में जो वायलेंस हुआ है, उसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो पुलिस है। अगर कहिएगा तो मैं आपको वीडियोस दे दूंगा कि जहां पुलिस फायरिंग कर रही है, जहां लोगों को लेकर के पत्थर फिकवा रही है, लगता है आरएसएस के लोगों को लेकर पत्थर फिकवा रही है। दूसरी चीज, हम लोग तमाम मृतक परिवारों के, जिसको हम संविधान सेनानी शहीद मानते हैं, उनके परिवारों के गए तो किसी को भी सीने से गोली नीचे नहीं लगी। जब यूपी पुलिस एनकाउंटर करती है, जो पीएफआई के जो लोग हैं उस पर फिर कार्रवाई क्यों की यूपी पुलिस ने? आप लोग निकलकर सामने क्यों नहीं आए? जो गिरफ्तारियां आई उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? नहीं, हमने कहा है कि हम लोग लीगल एड जो भी आएगा हम उसको लीगल एड प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि जो तरीका, अगर किसी पे इल्जाम लगता है तो उसका तरीका है कि लीगल एड मुहैया कराया जाए। हम हाई कोर्ट के वकील लीगल एड मुहैया करा रहे हैं, और अगर वाकई में पीएफआई इन्वॉल्व है तो फिर बीजेपी अलायंस कर चुकी है पीएफआई से। आप अगर ये कह रहे कि आपकी इंटेलिजेंस कहां चली गई थी। दूसरी चीज है कि ये गोली चलाना विदाउट रबर बुलेट और वाटर कैनन की किसने जिम्मेदारी दी आपको, किसने इजाजत दी? और बताइए, जो यूपी पुलिस एनकाउंटर के नाम पे पैर में गोली मारा करती थी, कई हजार के पैर में गोली मार दी, और 27 में से 25 बच्चों के सीने में, सर में और आंख में गोली मारी गई है। ये सिर्फ और सिर्फ हत्या है। एक परिवार पे मुजफ्फरनगर में उसके शादी का सामान तोड़ दिया घर में घुसकर, एक ज़ईफ शिया आलिम को मदरसे में जाकर
करके मारा है इन लोगों ने। तो वही हाल दिल्ली में जामिया में हुआ है। मैंने कहा कि जहां जहां सरकार बीजेपी की है और पुलिस उसके कंट्रोल में आती है, वहां वहां ये वायलेंस किया गया है। और किसी भी ये तंजीम भी को एक बड़ा इल्जाम था गौरव साहब कि जिस जिस सूबे में जिस जिस रियासत में बीजेपी की सरकार है, दंगे वहीं पर हुए हैं। देखिए, इनके कहने भर से कुछ नहीं हो जाता है। दूसरी बड़ी चीज, सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाना इन लोगों की शुरू से आदत रही है, तो इसको मैं ज्यादा सीरियसली नहीं लूंगा। कारण क्योंकि सबूत के बाद एनकाउंटर जैसी चीजें जब होती है ना, सबूत के बाद होती हैं, जब किसी तरह की जानकारी दी जाती है। एनकाउंटर से पैर में ही गोली क्यों लगती है, बता दीजिए। और यहाँ सीए प्रोटेस्ट में सबके सर में गोली क्यों लगी, सुनिए, समझाइए आप हमें। शादाब साहब, सुनिए, पहली आप लोगों ने जो कहना था कहा, सीए की डिबेट को आप एनकाउंटर तक लेकर आए, यही आपका काम शुरू से रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, जामिया वाली डिबेट होनी थी, यहाँ पर डिबेट को आप फिर से यूपी तक भी ले गए, ये काम भी आप लोग करते आए हैं। मुद्दों से भटकाना आपका शुरू से काम रहा है। तीसरी बड़ी चीज, देश के गृह मंत्री पर और देश के प्रधानमंत्री पर आप लोगों ने लांछन लगाने की बात कही, वो तक भी चलो भाजपा लांछन नहीं लगाया, भाजपा नहीं भाई साहब आपने लगाया, आपने खुले शब्दों में उनको अशिक्षित बताया, खुले शब्दों में आपने उनको अशिक्षित बताया। मैं थोड़ा कहूंगा, थोड़ी तहजीब रखिए। जानता कितने शिक्षित हो। एक मिनट अब सुनिए टारगेट करना गलत है। देश का सबसे संवेदना व्यक्त कर रहा था। अरे भैया 370 जैसी चीजें, मैं सुनिए 370 जैसी चीजें लोगों के मैनिफेस्टो उनके साथ है। अरे मेरे भाई सुनिए ना, अभी सुनिए, बोले हैं 370 जैसी चीजें मैनिफेस्टो के हिसाब से आती रही और जाती रही। उखाड़ फेंकने का दम केवल देश के एक गृह मंत्री ने दिखाया। क्या उखाड़ रहे हैं? नहीं, अरे रुके नहीं, गुंडों वाली बात है। क्या उखाड़ फेंकना चाहते हैं? देश को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। अरे भैया 370 को उखाड़ फेंका आप। भाई साहब इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, सुनिए। अरे चौहान साहब सुनिए, अरे सुनिए तो सही भाई, मुझे मालूम है दर्द हो रहा होगा। अम्बेडकर की विचारधारा को मुझे मालूम है भाई, इसलिए दर्द है कि अम्बेडकर की विचारधारा को उखाड़ना, मुझे मालूम है दर्द हो रहा होगा। उछल उछल कर डिबेट करने की आप लोगों की आदत है। सुनिए आपकी भाषा, मैं कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, 370 को उखाड़ फेंका जो केवल मैनिफेस्टो के हिसाब से आता रहा। और मैनिफेस्टो के चक्कर में आप देश को बर्बाद कर रहे हैं। देश अखंड है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये देश अखंड है। चलिए ठीक है, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, एक ब्रेक का वक्त हो गया है। शादाब साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, बहस जारी रहेगी ब्रेक के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आज का मुद्दा में हम लगातार बात कर रहे हैं जामिया तशद्दुद पर। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। गौरव चौहान साहब बीजेपी लीडर इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे सवाल करना ये चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस को ने ये दावा किया कि उसके पास वीडियो था, तो जब वीडियो था उसने फिर उसने ये भी दावा किया चार्जशीट में कि उनके पास तस्वीरें भी उन्होंने जारी की। तो जब सारे सबूत, सारे एविडेंस मौजूद थे, तो फिर अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? सर मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा उससे पहले वीडियो किसकी तरफ से आया था सर? ये वीडियो दिल्ली पुलिस के पास था। मतलब आप इंतजार कर रहे थे? नहीं, इस पर ऑलरेडी कार्रवाई हो रही थी। सुनिए, मैं आपको बता देता हूँ। पुलिस आपकी हुकूमत के अंडर में है। हाँ, मैं बता देता हूँ। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस हुकूमत के अंडर में है। पुलिस एक तरह से फ्री है सर, पुलिस फ्रीली काम करती है। पुलिस इस पर कार्रवाई ऑलरेडी कर रही थी। आप जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के वीडियो का इंतजार कर रहे थे कि जब वो करेंगे तो हम इधर से काउंटर। नहीं, ये जामिया जो प्रियंका गांधी जी ने एक आधा अधूरा वीडियो जो देश को मतलब भड़काने का एक तरह से काम करता, वो जब उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने पूरा वीडियो रखा कि देखो ये वीडियो ऐसा नहीं था, ऐसा था, जिस पर ऑलरेडी कार्रवाई चल रही है। हमारे गृह मंत्री ने खुद उनसे इस पर प्रतिक्रिया ली थी, कमिश्नर साहब से। उन्होंने कहा कि इस पर ऑलरेडी कार्रवाई चल रही थी, उन्होंने कहा इसको तुरंत रिलीज कीजिए। तो वो रिलीज भी हुआ वीडियो। जब देखिए, जब पूरा वीडियो रिलीज हुआ, कार्रवाई ऑलरेडी चल रही थी, उसके बाद कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने कहा कि इस पर चार्जशीट दाखिल कीजिए। जल्द ही इस पर चार्जशीट भी दाखिल हो गई। तो सर मुझे नहीं लगता इसमें दिल्ली पुलिस कहीं भी पीछे थी, कभी भी पीछे थी। इस पर तुरंत कार्रवाई तब से ही चल रही थी जब से वीडियो उनके हाथ लगा था। और जैसा हमने, हमारी बहन बैठी है यहाँ पर, वो कह रही थी 6 वीडियो, मैंने बताया कि दिल्ली पुलिस के पास 9 वीडियो ऐसे, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी आधी अधूरी कार्रवाई नहीं करेगी, उनके पास पूरी 9 वीडियो, उस पर कार्रवाई चल रही है, निरंतर रूप से चल रही है। और जैसा भी होगा हम सबके सामने निकल कर। शहनवाज साहब, जो वीडियो पर इतना वावेला और इतना बवाल मचा हुआ है, जामिया के तलबा, चार्जशीट में भी साफ हो गया, वाजे हो गया कि तालिब इल्म नहीं थे। तो तलबा जब प्रोटेस्ट करने जा रहे थे और उन्हें ये अंदाज़ा था कि हमारा जो मुजाहरा है, जो एहतजाज है, वो बहुत बड़े लेवल पे हो जाएगा,
तो क्या कुछ तैयारी नहीं थी कि बाहरी लोग कैसे आ गए, बाहरी लोगों ने कैसे तशद्दुद वायलेंस कैसे कर दिया, बसें जला दी, तोड़ फोड़ कर दी, गाड़ियां जला दी। तो क्या आप लोगों के इस मुजाहरे में कोई ऐसा वॉलंटियर का कोई ग्रुप नहीं था जो गैर समाजी अनासिर, असामाजिक तत्वों पर नजर रखता और अपने मुजाहरे को दंगाइयों का इल्जाम लगाने से बचा लेता? सर देखिए, मैं जब छात्र राजनीति में था तो बहुत बार हम लोगों ने आंदोलन किया है, और मैं आपको शुरू में ही बोला था कि जहां बस जली है वो जामिया से 1.5-2 किलोमीटर दूर है। माता मंदिर एक जगह है, मंदिर के पास बस जलाई गई है, सराय जुलेना के हाँ पास। और सराय जुलेना से बाहर अगर होली फैमिली से अंदर आएंगे तो जामिया में 15 दिन का वो प्रोटेस्ट हुआ, जहां पे बैरिकेड ऑलरेडी लगा हुआ था। तो उधर से जो भी लोग आए वो अंदर कैसे किए, जो पुलिस का कि अंदर आ गए थे तो कैसे आ गए, पहला सवाल। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि क्या आप लोग जो है, आप लोग कोई वॉलंटियर वो नहीं करते हैं क्या? देखिए, जब छात्र कहीं भी सड़क पे निकलता है, छात्र जिसका एनरोलमेंट नंबर यूनिवर्सिटी में होता है, आईडी से लेके बाप दादा का नाम तक होता है यूनिवर्सिटी में, वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा कि 30 साल की मेहनत आके 25 साल 15 साल 20 साल की मेहनत खराब हो जाए उसका। और पुलिस ऑलरेडी वीडियो बनाती है, वहां पे इतने पुलिस बल थे, ये तो पुलिस को तैयारी करनी थी। एक और बात मैं बता दूं, दिल्ली पुलिस हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन पुलिस है, और आज से नहीं हमेशा से जितना प्रोटेस्ट और आंदोलन हुआ है इस देश में सबसे ज्यादा असर दिल्ली पे पड़ता है, और उसको टैकल करती आई है। मैं दिल्ली पुलिस को अक्षम नहीं बोल रहा हूं, वो ऑर्डर कहां से फॉलो कर रहे हैं, उसको कैसे करें, क्योंकि वो लोग खुद वीडियो बनाते हैं और उनके लोग होते हैं। आपको नहीं लगता कि इंटेलिजेंस के 5 इंटेलिजेंस दिल्ली में काम करता है, सबके लोग भीड़ में होते हैं। मैं कह रहा हूं कि फिर ये ऐसा कैसे हो गया कि उतना तो 1.5 किलोमीटर आके जामिया में घुस गए और जामिया में जाके आपको सबको पीटना पड़ा। मेरा सवाल तो यही है कि इतनी जिसका आंख चला गया उस बेचारे के समझिए, जिसका पैर चला गया है। और लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी नहीं जा रहा हूं, मैं खुद बोल रहा हूं, डर से मैं लाइब्रेरी पढ़ने नहीं जा रहा हूं आजकल, कि क्या पता कब कल को क्या हो जाए। लाइब्रेरी जहां से देश बनता है, मैं बोल रहा हूं हिंदुस्तान के लोग, मैं भी ये देख रहा हूं, जो भी ये सरकार और इस दौरान हो रहे हैं उसको अच्छे से सीखिए और ये तय कीजिए कि आगे ऐसा नहीं करना है। आगे ऐसा नहीं करेंगे तभी आपका देश बनेगा। छात्र को पढ़ने के लिए खुला माहौल मिलना चाहिए, इसीलिए यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस होती है। छात्र से आप बताइए 5,000 10,000 छात्र जो है देश के लिए इतना बड़ा कैसे हो सकता है ये, जब तक कोई उसमें पॉलिटिक्स ना इन्वॉल्व हो। सीए का मामला था, लोग प्रोटेस्ट करने देता, अगर जाने ही दे देते जंतर मंतर तक, तो मैं बोलता हूं यकीनी तौर पर लोग क्या कर रहे होते कि हमने ये भाषण दिया, फोटो खिंचा रहे होते, यही कर रहे होते ना। आपने उनको एक तो वायलेंटली रोका और शाम में ऐसा हुआ। ऐसा होने के बाद आपने जिस तरह से हैंडल किया उसको, और जिसने तरह से दोनों जगह, जामिया डीयू, तीनों जगह बल्कि जामिया डीयू और जेएनयू में जिस तरह से हैंडल किया गया छात्रों को, ये समझिए देश के मुस्तकबिल पे एक बहुत बड़ा आघात है। और कल को मैं बोल रहा हूं कि ऐसे ही अगर सरकारें करती रही, देखिए इस देश में अभी भी बहुसंख्यक आबादी है जो किसी पार्टी और आइडियोलॉजी से बिलोंग नहीं करती है, तो उनको इतना नुकसान क्यों हो रहा है? सवाल यह है, इतने दिन से जो ये चल रहा है मामला, और ये सीए एनआरसी में, तो सीए में सिर्फ देखिए मुसलमान को अलग रखना, ये एक, हम आपको एक बात बोल रहे हैं, अलग खुजली बीमारी है। अभी हमारे पास वक्त की कमी है शहनवाज भाई, हम मुद्दों से भटक जा रहे हैं। हमने सीए पर, एनआरसी पर, एनपीआर पर बहुत सारी बहस की है, बहुत सारी ये सब जुड़ा हुआ मामला है, ये आज जो वीडियो और उसके बाद जो चार्जशीट दाखिल हुई, और उसमें जो सर जामिया में 50 कैमरा है, मैं ये भी बोल चुका हूं शुरू में, जामिया में 50 कैमरा है। इसी आप देख रहे हैं लाइब्रेरी का ये गेट देखिए, ये बैंक वाला गेट है, ये मेन गेट है 7 नंबर। इफ्रा जान से सर उधर से 2 नंबर से शुरू कीजिएगा, 15 नंबर वीसी ऑफिस तक कई वीडियो देख रही हैं, ऐसे और भी वीडियो हैं। पुलिस वालों का कहना है कि कैंपस के अंदर से पत्थरबाजी हो रही थी, लाइब्रेरी की तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी, जिधर जिधर से पत्थर आए हम उधर ही गए और हमने एक्शन लिया। तो कौन लोग थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी मुजाहिरीन की भीड़ में कुछ ऐसे लोग शामिल थे जिन्होंने इसको पूरा दंगे का रंग दे दिया और उन्होंने पूरा एहतजाज खराब कर दिया और इस दंगे की तरफ पूरे एहतजाज का रुख मोड़ दिया? देखिए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगर आप लाइब्रेरी की तरफ देखें, जो फुटेज लाइब्रेरी से आए हैं, मैंने एक भी ऐसा वीडियो नहीं देखा जहां लाइब्रेरी से पत्थरबाजी हो रही थी। और जैसा उनका कहना है कि पत्थर फेंकने के बाद पुलिस की जो बाइट है, पत्थर फेंकने के बाद जब जो स्टूडेंट थे वो लाइब्रेरी की तरफ भागे, तो फिर पुलिस वालों ने एक्शन अगर आप उस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, उसमें बच्चे भाग रहे हैं जो शायद गार्डन में थे, लॉन्स में थे, जब पुलिस कैंपस में आई। देखिए, अगर यहाँ पे भी पुलिस अचानक से अंदर आ जाएगी, जो बाहर उसमें भी दावा किया जा रहा है कि यहाँ से भी जो तो ये तो छात्र हैं जो बाहर, देखिए पथराव कर रहे थे और एक के हाथ में
कोई कहता है वॉलेट है, कोई कहता है पत्थर है। अगर ये छात्र पथराव कर रहे थे तो इनका नाम चार्जशीट में क्यों नहीं है? सिंपल से सवाल है। दूसरी बात, आप समझिए ये हमारा यहाँ पे स्टूडियो है, अगर यहाँ पे पुलिस आ जाएगी तो जो यहाँ पे लॉबी में लोग बैठे हैं, बाहर गली में लोग बैठे हैं, वो अचानक से अंदर नहीं आ जाएंगे। तो क्या उसका मतलब है कि वो सभी पत्थर मार के आए हैं? इसका आप बच्चे, जब एक बार पुलिस अचानक से अंदर घुस गई, जो लॉन में है, जो गली में है, जो क्लासरूम में है, कहीं ना कहीं तो भागेगा ना, तो बच्चों में हड़बड़ है। अगर वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे, वहां महिलाएं, छोटी लड़कियां हैं जो पर्स लेके हैं, अपने हिजाब लगा के हैं। भाई पर्स लेके कौन पत्थर मारता है? वो सभी अंदर आ रही हैं, अगर धीरे धीरे से उसको देखा जाएगा। दूसरी बात, आप इसको आराम से चलाइए, मैंने बार बार कहा, इनके हाथ में वॉलेट है। तीसरी चीज, पुलिस जामिया के बच्चों पे तो हमने देखा इन्होंने कैसा तशद्दुद किया विदाउट एनी एविडेंस। लेकिन जब कोमल शर्मा जी जो हैं, जो एबीवीपी की प्रवक्ता हैं, जब वो एक मेन स्टूडियो में कहती हैं सबके सामने कि हम एसिड लेके घूम रहे थे, हमने नहीं देखा, पुलिस ने, वो गायब हो गई और पुलिस ने उसको ढूंढना छोड़ दिया। पुलिस ने जेएनयू में लेफ्ट के बच्चों के खिलाफ तो एफआईआर काट दी, लेकिन जुनून ने आयशी घोष का सर फोड़ा। जिन एबीवीपी के प्रवक्ताओं ने वहां पे वायलेंस किया और एडमिट किया टीवी पे, उन्होंने किया, हमने एक भी वायलेंस नहीं देखा, एक भी एफआईआर नहीं देखी। उनके खिलाफ एफआईआर लगी है और एफआईआर में लिखा है अनआइडेंटिफाइड पीपल, यानी पता ही नहीं है वो कौन है, जबकि वहां की भी फोटोज थी। तो हमको ये देखना है कि चल क्या रहा है। आप प्राज्ञा ठाकुर को हेल्थ ग्राउंड पे बेल दे देते हैं और आप वीडियो पर बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल हमारी बहस बार बार भटक रही है। हमने उस पर बात की हुई है। यहाँ पर भी जो चार्जशीट है उसमें तलबा का नाम नहीं है। जो 18 लोग हैं उसमें 9 लोग होली फैमिली साइड के हैं और 9 लोग जामिया की तरफ के हैं, शर्जील इमाम के साथ। शादाब चौहान साहब, आपको जो ये वीडियोस दिखते हैं, आपको क्या लगता है? आप दो वीडियोस हैं इसमें। एक वीडियो वो है जिसमें, मतलब 2 तरह के वीडियोस तो कई हैं। एक वीडियो ऐसे हैं, एक तरह के जिसमें पुलिस तलबा पर जुल्म कर रही है, लाठियां चला रही है, जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। दूसरा वीडियो जो है दूसरी तरह का, उसमें तलबा पुलिस की तरफ पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या आप इन दोनों वीडियोस को आप कैसे देखते हैं? दोनों को जस्टिफाई करते हैं या एक को जस्टिफाई करते हैं, एक की मजम्मत करते हैं? पहला वीडियो जब आया, के ऊपर छात्र कहां पे पत्थर फेंक रहे हैं, मैंने ऐसा एक भी वीडियो गेट के पास एक वीडियो है, अभी वो चलाएंगे। पहला वीडियो जब आया जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से, ये वीडियो है, इसको फुल स्क्रीन कीजिएगा। डेफिनेटली जब वहां पर आंसू गैस फेंका जाएगा, पत्थर फेंका जाएगा, कौन फेंक रहे थे और ये मुंह बंद कर करके पुलिस क्यों आ रही थी, और बच्चे तो डरे हुए थे, जाहिर सी बात है। और अगर बच्चे वाकई वायलेंसिव थे तो एक का भी नाम क्यों नहीं है? दूसरी बात, जिन बच्चों के पैर तोड़ दिए गए, जिनकी आंख चली गई, उसके बाद भी नाम नहीं है, इसका मतलब पुलिस जिम्मेदार है। और पुलिस अपनी गलती को छिपाने के लिए, जो बच्चों के हाथ में अगर वो कुछ जा रहे हैं, उनके हाथ में वॉलेट है, मोबाइल है, इन सब चीजों को एक तरीके से प्री प्लान तरीके से इसको नाटकबाजी कर रही है और अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही है। भाई साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं पुलिस पर आप पथराव कीजिए, पुलिस मुर्दशर बनकर नहीं, तो पुलिस क्या गुंडागर्दी करेगी? नहीं, पुलिस गोली चला नहीं, जब गोली चलाएंगे तो पुलिस ऐसे कहती है बाहरों फूल बरसाओ। तो लाइब्रेरी में घुसी कैसे? लाइब्रेरी में बिना परमिशन कैसे घुस गए? 3.2 mm बिना परमिशन के यूनिवर्सिटी में घुसी कैसे? बिना परमिशन के यूनिवर्सिटी में घुसी कैसे? गौरव चौहान साहब, लाइब्रेरी के पास नहीं, वो हिंसा वाली जगह पर जहां आगजनी हुई है वहां। भाई साहब, पथराव करने के बाद कोई कहीं भी घुस जाएगा, उसके बाद कहेंगे कि पुलिस लाइब्रेरी में घुस गई। अरेस्ट कीजिए ना। कोई मुझे पत्थर मारेगा, मैं उसको कैसे अरेस्ट करूंगा? पत्थरबाजी हो रही है क्या? ये नाटकबाजी अब नहीं चलने वाली। देश ने इस चीज को समझ लिया है और इसी का नतीजा है कि दिल्ली में मार खानी पड़ी है, सियासी मार, और ये पूरे देश में यही होने वाला है। 7 राज्य जा चुके हैं, पूरा देश जाएगा। और ये जो सीए है ना, जब सरकार बदलेगी, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से मैं फिर कहता अगर हम इधर उधर घुमाने के बजाय अगर हम मुद्दे पे बात करेंगे तो शायद डिबेट भी कर पाएंगे। आप भी तो 370 की बात कर रहे थे। नहीं, मेरी बड़ी बहन, मैं क्लियर कर देता हूँ, मैंने सिर्फ मुद्दे गिनवाए थे। वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, बता रहा हूँ मैं चारों वक्त की कमी है। मैं चारों मेहमानों से ये जो वीडियोस चल रहे हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं, 2 तरह के वीडियोस मैंने बताए, बहुत कम अल्फाज में चारों मेहमानों का मैं के तासुरात, मैं उनके रिएक्शन जानना चाहता हूं कि ये दोनों तरह के जो वीडियोस हैं, क्या इनको जस्टिफाई किया जा सकता है? गौरव साहब। सर, दिल्ली पुलिस की तरफ से ये जो वीडियोस रिलीज किए गए हैं, ये
एक तरफा है, बिल्कुल सही है। दोनों तरफ से वीडियोस आधे अधूरे आ रहे थे। दिल्ली पुलिस ने नहीं, क्या आप जो पुलिस जामिया के स्टूडेंट पर लाठियां बरसा रही है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? सर, अगर दिल्ली पुलिस पर कोई भी पथराव करेगा तो सर एक्शन जरूर लिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, ठीक। देखिए, पुलिस का काम है लोगों को पकड़ना, जैसे उन्होंने रामबाग गोपाल को पकड़ा, उनको राउंड अप करना। पुलिस का काम पनिशमेंट देना नहीं है, पनिशमेंट देना कोर्ट का काम है, जब आप लोगों के खिलाफ एविडेंस प्रेजेंट करेंगे। ठीक है भारती साहब। देखिए, मेरा सिंपल मानना है कि ये देश कानून से चलता है। जिसने भी कानून के खिलाफ काम किया, चाहे वो पुलिस हो या आमजन हो, उसके खिलाफ कानून के संगत प्रक्रिया में उसको जो न्यायिक प्रक्रिया में जाए और न्याय की प्रक्रिया में जो कोर्ट फैसला ले वो उसके साथ हो। भाजपा के मित्र बार बार ये बोल रहे हैं कि हमारी पुलिस सबकी है, होम मिनिस्टर भी सबके हैं, प्रधानमंत्री भी सबके हैं। वो भाजपा खाली प्रधानमंत्री नहीं है और गृह मंत्री भी सिर्फ भाजपा के नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री है, दिल्ली की पुलिस है। शादाब साहब, दरअसल जिस तरीके से वीडियोस आए हैं, दिल्ली पुलिस ने जो वीडियो जारी किया है उसमें एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। और अगर पुलिस ही फैसले लेगी तो फिर कोर्ट की जरूरत क्या है, जजेस की जरूरत क्या है, और आज चार्जशीट में उनका नाम क्यों नहीं है? ये साफ वाजे हो जाता है कि इन वीडियोस को जो रिकॉर्ड थे और कैमरा तोड़ रही है पुलिस, इनको इन्होंने सरकार के दबाव में, गृह मंत्री जी के दबाव में, छात्रों को बदनाम करने के लिए, जामिया को बदनाम करने के लिए वीडियोस गलत तरीके से पेश किए जा रहे हैं और जो पुलिस की बर्बरता है उसको छिपाने का प्रयास। ठीक है। तो नाज़रीन, आज हमने बात की जामिया तशद्दुद पर पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है उस पर। तस्बीह तोड़ने में खुद उनका हाथ है, जो लोग कह रहे हैं कि दाने बिखर गए। आज के मुद्दा में आज के लिए बस इतना है।